तो स्टोरी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी कहता है कि आज की जिंदगी बहुत ही टफ हो गई है क्योंकि गुड और इविल आपस में अभी भी लगातार फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया में केवस मचा हुआ है। इसी के साथ वो कहने लगता है, मैंने सुना है कि डीमन सेक्ट में 3 डीमन लीडर हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो तीसरे प्रिंस के बारे में बात करने वाला होता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि लोगों के नाम और चेहरे को देखकर उनके भविष्य के बारे में बता सकती थी। वो उस आदमी से कहने लगती है कि उसके फोरहेड के ऊपर एक स्कार है जो कि उसके सोल की सेफ्टी को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसका कम बोलना ही सबसे अच्छा होगा क्योंकि इस तरह से वह अपने लाइफ में आने वाले बहुत बड़ी तबाही को रोक सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो आदमी इसके गाइडेंस के लिए इसे थैंक यू कहता है, लेकिन तभी लड़की का फादर कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि गुड और इविल के बीच में उस समय फाइट क्यों हुई थी? लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वो लड़की उसे बात करने के लिए मना करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर एक आदमी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आपको सच में इसके बारे में पता है? तब इस पर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत सिंजन सेक्ट के एक डिसेबल से हुई थी जिसका नाम जंग सियाओ फान था। फिर वो आगे कहता है कि उसके पास वाला मैजिकल वेपन डीमन सेक्ट का सबसे हाईएस्ट ट्रेजर है जिसका नाम ब्लड पर डेइंग बीड है, लेकिन असल में इसे इविल तरीके से सोल और ब्लड को लेकर प्यूरिफाई किया गया था। तभी एक दिन सियाओ फान की मुलाकात डीमन सेक्ट की डॉटर बियाओ से हुई थी और फिर कुछ समय के बाद सियाओ फान के सीक्रेट के बारे में सभी को पता चल गया, जिसके वजह से तीनों मेजर सेक्ट उसे मारने के लिए सिंजन सेक्ट में इकट्ठा हो गए। इसलिए गोस्ट किंग ने इस मौके का फायदा लेकर डीमन सेक्ट के साथ में अपना हाथ मिला लिया और इस तरह से उसने चुपके से सिंजन सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया। फिर सिंजन सेक्ट के लीडर डाओसुआ ने भी उनका सामना किया और तभी इसी बीच सियाओ फान को बचाने के लिए बियाओ उसके सामने आ गई थी। तब इसके बारे में सुनकर एक आदमी ग्रैंडफादर से पूछता है कि फिर बियाओ के साथ में क्या हुआ, जिसके बाद वो आगे बताता है कि बियाओ ने लव ऑब्सेशन वाले कर्ज का यूज कर लिया था, जिसे कि यूज करने के लिए अपने सोलर ब्लड एसेंस को जलाना पड़ता है और वहीं इसीलिए इसके वजह से उस ब्यूटीफुल लड़की की मौत हो गई। जिसके बारे में सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, लेकिन सियाओ फान के बारे में क्या हुआ? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और यहीं पर एक कोने में एक मिस्टीरियस आदमी भी बैठा हुआ था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दो सेक्ट के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट हो रही थी, जहाँ पर कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अब इस तरह से वे एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मारने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लड प्यूरिफाई होल का मास्टर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके दुश्मन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह इस मास्टर के पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो मास्टर इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे एक साथ में मिलकर इसे मारने के लिए कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्टर भी असल में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, इसलिए वो अकेले ही बहुत ही शानदार तरीके से इनका सामना करने लगता है और हम देखते हैं कि वो इनके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसलिए वे अभी भी लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मास्टर यहाँ पर अपने रेड डीमन आई का यूज करने लगा था, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आने लगती है और अब इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी यहाँ पर आ गया था और वो केवल एक ही अटैक से इसके रेड डीमन आई को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो मास्टर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि सियाओ फान अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगा था, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसे देखते ही कहने लगते हैं कि यह तो असल में ब्लड प्रिंस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान इन सभी को धमकी देने लगता है और वो इनसे कहता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर करोगे या नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देखकर वे सभी काफी डर गए होते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस मास्टर को भी समझ
समझ आ गया था कि वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन पिछले 800 सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज इसके खत्म होने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने पास वाले टोकन को भी इसे देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताओ नाम का लड़का उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और कहने लगता है कि हमने तो इसके लिए अपने एंसेस्टर के स्टैचू के सामने कसम खाई थी और वादा किया था कि हम कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तब इस पर वो मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ताओ सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि मुझे तो बचपन से ही सभी ने बहुत ज्यादा बुली किया था और फाइनली मैं किसी तरह से मैं ब्लड प्यूरिफिकेशन में एक्सेप्ट हुआ था। इसलिए वो कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो फिर मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करूँगा। तब इस पर वो मास्टर उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब से तुम ब्लड प्यूरिफिकेशन होल को अकेले ही हैंडल करना। इसके बाद हमें पता चलता है कि सियाफान का नाम गुई ली है, जो कि घोस्ट किंग सेक्ट का डिप्यूटी सेक्ट मास्टर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताओ सियाफान से डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी खाई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाफान बड़े तेजी से स्पीड के साथ में इसके सामने आता है, जिसकी वजह से ताओ को ऐसा लगता है कि शायद वो इसके हाथों मारा गया। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सियाफान तो इसके पीछे है। तभी सियाफान उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ताओ की हालत पूरी तरह से खराब होती है और फिर वो सियाफान से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार क्यों नहीं देते। लेकिन इस पर सियाफान उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब से तुम मेरे साथ में ही रहोगे। यह सुनकर ताओ कहने लगता है कि तुमने तो मेरे ब्लड प्यूरिफिकेशन होल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं। तब इस पर सियाफान उससे कहता है कि मेरे बिना तुम डीमन सेक्ट के हाथों मारे जाओगे, इसलिए अगर तुम मारे गए तो फिर ब्लड प्यूरिफिकेशन और पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताओ अपने प्यूरिफिकेशन हॉल को बचाने के लिए इसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था और अब इसी के साथ वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि सियाफान उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि वह किनारे पर आकर चुपचाप खड़ा हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटा सा मंकी इसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और अब इस तरह से सियाफान फ्लाई करते हुए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर को सेंस करते ही सिंजन सेक्ट का गार्डियन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, जिसे देखते ही वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी परेशान हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इसके वाटर अटैक को रोकने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसे रोकने में फेल होने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू बिल्कुल सही समय पर आ गई थी, जो कि इस तरह से उसने अपने स्वर्ड का पावर का यूज करके सभी को बचा लिया था। तभी इसी वक्त यहाँ से सियाफान भी गुजर रहा होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो गार्डियन भी पूरी तरह से शांत हो गया था और वह फिर से पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए उसे थैंक यू कहते हैं और इसके अलावा हम देखते हैं कि वे इसके स्वर्ड कल्टीवेशन की भी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रीम सोल बीस्ट अचानक से इतना एग्रेसिव क्यों हो गया और फिर वे लू को यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाफान बियाओ के पास में आ गया था, जहाँ पर वो उदास होते हुए कहता है कि बियाओ में वापस आ गया। इसी के साथ वो कहता है कि मैंने दूसरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारे फादर की मदद भी की। फिर वो कहने लगता है कि हम पहली बार डेथ स्पिरिट एबिल में मिले थे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में याद जरूर होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि जब वहाँ पर आखिरी आदमी बचा हुआ था तब अचानक से मुझे तुम्हारे बारे में याद आने लगा और इसलिए ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं मार सका। फिर वो आगे कहता है कि वापस आने के बाद मैं बिग बैम्बू पिक में भी गया था और तुम जिस ब्लैक सिग्मा बैम्बू के ऊपर बैठा करती थी वो अभी भी वहीं पर है। और फिर वो रोते हुए कहता है कि अभी भी वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तभी एक आदमी यहाँ पर आकर एक लेडी से कहता है कि मास्टर उससे कुछ बात करना चाहते हैं। जिस पर वो लेडी कहती है कि वो जब कभी भी वापस आता है वो सबसे पहले बियाओ को देखने के लिए जाता है। तब इस पर वो आदमी लेडी से कहता है कि उससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे सही होगा, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने भले ही उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है लेकिन अभी भी वो बियाओ को मिस करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि
जिंगू नाम का एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। तभी इसी वक्त उसके सीनियर इसके ऊपर एक मोमबत्ती फेंकते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसे बहुत ही शानदार तरीके से काट दिया था और फिर इसका यूज करके वो यहाँ के मसाल को भी जला देता है। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि ये 10 साल तो बहुत ही जल्दी गुजर गए, लेकिन मैंने जैसा सोचा था तुमने तो उससे भी अच्छा प्रोग्रेस किया। इसके बाद वो जिंगू से कहता है कि आज सेक्ट मास्टर ने अनाउंस किया है, इसीलिए सिंजन सेक्ट के सभी डिसेबल टोनटियन पीक पर इकट्ठा होंगे और इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जरूर ही कुछ बड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ से जाने के बारे में सुनते ही जिंगू इस बात से काफी उदास हो गया था, जिसके बाद वो सीनियर उससे कहता है कि तुम जैसे यंग लड़के को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिंगू भी आखिरकार यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके डीमन को खत्म करेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डाओ स्वान भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखकर वो सीनियर उसे कहने लगता है कि मैं भी असल में अपने मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसे तुम 10 साल तक यहाँ पर रखने के लिए मान गए, इसलिए मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। तब इस पर डाओ स्वान कहता है कि मैंने आपको उस समय मास्टर से बचाया था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं बोला था, जबकि आज तो केवल आप इस लड़के के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ फान घोस्ट किंग से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो सियाओ फान से कहता है कि पहले तो तुम मारने में बहुत ही माहिर थे, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार तुमने ई गांव नाम के एक टैविस्ट को माफ कर दिया। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे मैजिक वेपन में जो ब्लड पर्ल है वो अभी भी मास्टर हेसिन का लेगेसी है। तो आगे उसे कहता है कि अभी भी ऐसी अफवाह फैली है कि वेस्ट मार्स एरिया में कोई ट्रेजर अपीयर हुआ है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने इसके बारे में सुना है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो इसे बताता है कि सभी फोर्स से इसे किसी भी तरह से पाना चाहते हैं। इसके अलावा मेन हॉल लंग बीटी हॉल में है, इसके वजह से हम इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। तब इस पर सियाओ फान कहता है कि डीमन सेक्ट में गोस्ट किंग सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट सबसे ताकतवर है, जबकि हेयुआन सेक्ट और लंग बीटी हॉल उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी वहाँ पर वॉर जरूर होगा। तब इस पर घोस्ट किंग उससे कहता है कि इसे हमें किस तरह से सामना करना चाहिए, जिस पर सियाओ फान उससे कहता है कि सबसे पहले हमें लंग बीटी हॉल के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जिस पर वो घोस्ट किंग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि लंग बीटी हॉल का मास्टर यांग जी बहुत ही एरोगेंट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ट्रेजर को पाने के लिए राइटर सेक्ट के साथ में फाइट करेंगे, तब इसकी वजह से दोनों पार्टी इसमें बहुत ही बुरी तरीके से इंसर्ट हो जाएंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका फायदा उठाकर 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेयुआन सेक्ट के साथ में दोस्ती कर लेंगे और फिर इस तरह से हम केवल एक ही बैटल में जीत जाएंगे। तब के बारे में सुनते ही घोस्ट किंग उसे कहता है तुम्हारे सोच और मेरी सोच में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि इन 10 सालों में आपने मुझे हेवनली बुक का 2 स्क्रॉल दिया था, इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ सका तो फिर क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैंने आपके हार्डवर्क को वेस्ट कर दिया। अब यह सुनकर घोस्ट किंग उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हें दिया है उसे तुम्हें अपने ही बल पर समझना होगा, लेकिन तुम तो इसे केवल 10 सालों में ही समझ गए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज तो असल में बहुत ही रेयर है। इसके बाद वो इसे बताता है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेयुआन सेक्ट हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी है और फिर वो इसे एक लेटर देते हुए कहता है कि एग्रीमेंट की सारी डिटेल इसके अंदर है। इसके बाद वो उसे कहता है कि जल्दी से तुम डेथ मार्क्स वाले एरिया में जाओ, जहाँ पर कि घोस्ट किंग सेक्ट के सभी लोग तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप इसका अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।